हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप बोर्ड एकेडमी। आज है 20 जून 2020 और इस वीडियो में आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। साथ ही उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद करेंगे तो ये गारंटी है कि आने वाले एग्जाम्स में आपके करंट अफेयर का तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप इसे पूरा भी देखेंगे। साथ ही अगर आप टॉप बोर्ड एकेडमी के चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसने भारत की पहली मोबाइल लैब आई लैब शुरू की है। ओके, ऑप्शन हो गए आपके अमित शाह, नितिन जयराम गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल। ओके, तो जो भारत की पहली मोबाइल लैब है आई लैब, इसकी शुरुआत किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, और ये जो आई लैब है ये किसने डेवलप की है? ये आई लैब डेवलप की है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी ने। किसके साथ मिलकर? आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के साथ मिलकर। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के साथ मिलकर जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इस लैब को डेवलप किया है। ठीक है, और ये जो लैब है ये भारत की पहली संक्रामक रोग निदान लैब है। और जो लैब है भारत की पहली कौन सी है? संक्रामक रोग निदान लैब है। ठीक है, इसका मेन टारगेट, मेन उद्देश्य क्या है कि भारत में जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की टेक्निक्स है उनकी कमी को दूर करना। ठीक है, यह लैब कोविड-19 और गैर कोविड दोनों परीक्षण करने में सक्षम है और ये सेम डे में रिजल्ट भी बता सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप कोई क्वेश्चन याद करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, उनको भी मेमोराइज कीजिएगा। तो इससे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? ठीक है, ऑप्शन हो गए केरल, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु। ओके, तो जो 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है ये किसने मनाया है? ये मनाया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, इसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम कर्नाटक पहुँच गए हैं तो कर्नाटक के सीएम और गवर्नर के बारे में भी हम जान लेते हैं। कर्नाटक के जो सीएम है वो बीएस येदियुरप्पा है। कौन है? बीएस येदियुरप्पा है। और जो गवर्नर है वो कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बैंक अपनी लोन देने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्णतः डिजिटल करेगा? ओके, ऑप्शन हो गए एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो जो बैंक है जो अपने लोन देने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला है वो कौन हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये अपनी लोन देने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल कर देगा और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है। थर्ड नंबर पे आता है ये, तीसरा सबसे बड़ा लोन देने वाला बैंक है। फर्स्ट पे आता है एसबीआई और सेकंड पे कौन सा आता है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। और उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो लोन देने की प्रक्रिया है इसको ये डिजिटल करेगा। ठीक है, और इसमें जो कौन कौन से लोन्स आएंगे, इसमें होम लोन आएगा, एग्रीकल्चर लोन आएगा, एमएसएमईज को दिया जाने वाला लोन आएगा, पर्सनल लोन होंगे और ऑटो लोन इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब इतना जाना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बड़ोदरा, गुजरात में। ठीक है, और इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो कौन है? संजीव चड्ढा। ओके, और जो बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है वो क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सब जानते हैं। और इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 20 जुलाई
ठीक है, 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में एयर वेंटी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? ठीक है, तो ऑप्शन हो गए मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ओके, तो जो एयर वेंटी एप्लीकेशन है ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में एयर वेंटी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आप आईसीयू बेड कितने अवेलेबल है, वेंटिलेटर कितने अवेलेबल है किसी हॉस्पिटल में, तो उसकी जानकारी आप इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है? ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। आप महाराष्ट्र गए हैं, मुंबई गए हैं, तो वहाँ के भी जो चीफ मिनिस्टर है, वहाँ के भी जो गवर्नर है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। वैसे तो पुरानी वीडियोज़ में ऑलमोस्ट सभी में इसको बताया है, फिर भी यहाँ पे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो महाराष्ट्र के सीएम है वो उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है? ऑप्शन हो गए 3 साल, 2 साल, 1 साल, 5 साल। ओके, तो जो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है वो बनाया गया है 2 साल के लिए। ठीक है, कितने? 2 साल के लिए इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 193 मेंबर्स है। कितने हैं टोटल? 193 मेंबर्स हैं, जिनमें से भारत को कितने वोट मिले हैं? 184 वोट मिले हैं। ठीक है, तो 184 के साथ भारत ने जीत हासिल की है, और इस वजह से इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। इससे पहले भी भारत बहुत बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, जैसे 1950 से 1951 तक, 1967 से 68 तक, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 1985, 1991 से 1992 और 2011 से 2012 में। तो इतने सालों में भी भारत जो है इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। और अभी जो भारत अस्थायी सदस्य बना है, तो भारत के साथ साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे ने भी यह चुनाव जीता है, मतलब उनको भी अस्थायी सदस्य इसमें बनाया गया है। अब यहाँ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, यूएस में है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब अगर इसकी मेंबर कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, तो जो मतलब सदस्य देश के बारे में इसकी बात करते हैं, तो टोटल कितने इसके सदस्य देश हैं? 15। ठीक है, टोटल सदस्य देश कितने हैं? 15 है, जिसमें से परमानेंट जो मेंबर्स हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, हमेशा रहते हैं, वो कितने हैं? 5 है। और जो टेम्परेरी है वो कितने हैं? 10। ठीक है, 10 कंट्रीज जो है वो टेम्परेरी है और 5 जो है वो परमानेंट है। अब 5 परमानेंट जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ओके, जैसे ट्रिक ये है कि जैसे बॉलीवुड में कौन सी फैमिली ज़्यादा चलती है? कपूर फैमिली ज़्यादा चलती है। ओके, तो इसी तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वहाँ पे कौन सी फैमिली चलती है? कुफूर फैमिली चलती है। कुफूर, CUFUR, ये वाली फैमिली जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ज़्यादा चलती है। अब जो कुफूर फैमिली है इसमें हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। जैसे C4 जो होता है वो होता है, हर एक लेटर का अपना एक मीनिंग है। ठीक है, C4 जो होता है चाइना, U4 जो होता है U4, ठीक है, C4 तो हो गया चाइना, U4 हो गया US, F4 हो गया फ्रांस, फिर जो U4 है वो हो गया UK, और R जो है ये हो गया रशिया। ओके, तो ये 5 कंट्रीज जो है ये इसकी परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का भी एक ट्रिक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो परमानेंट मेंबर्स है, मेंबर कंट्रीज है, वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है वो कौन है।
तो संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि है वो है टी.एस. तिरुमूर्ति। कौन है? टी.एस. तिरुमूर्ति। ओके, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाल ही में किसने होम लोन स्कीम सरल की शुरुआत की है? SARL, सरल की शुरुआत की है। ओके, ऑप्शन हो गए SBI, HDFC बैंक, ICICI होम फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो जो होम लोन स्कीम है सरल, ये किसने शुरू की है? ICICI होम फाइनेंस ने। ठीक है, और इस स्कीम का लाभ किसको मिलेगा? इस स्कीम का लाभ महिलाओं को, निम्न और मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा, जिसकी अधिकतम जो आय है सालाना वो कितनी होनी चाहिए? 6 लाख रुपए होनी चाहिए, मतलब 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के लिए देश के ग्रामीण एरिया में 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की आय होनी चाहिए और महिला का स्वामित्व होना चाहिए, मतलब घर की मुखिया कौन होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। ये इसकी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है इस स्कीम का फ़ायदा अगर आप ग्रामीण एरिया में लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और इसमें जो लोन मिलेगा मैक्सिमम वो कितने का मिलेगा? मैक्सिमम 35 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो लोन की जो इंटरेस्ट रेट लगेगी, ब्याज दर लगेगी, वो कितने लगेगी? 7.98% इसमें लगेगी, मतलब यहाँ से शुरू होगी, 7.98% से शुरू होगी। और लोन की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो कितनी है? 20 साल। ओके, 20 साल के अंदर अंदर आपको ये लोन वापस चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना हम याद किया है तो थोड़ा सा और चलते हैं कि ICICI होम फाइनेंस जो कंपनी है, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जो है वो है अनूप बागची। कौन है? अनूप बागची इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके MD एंड CEO की बात करें तो वो कौन है? अनिरुद्ध कमानी। ओके, ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की जलवायु संकट पर जारी राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार 1901 से 2018 के बीच देश का जो औसत तापमान है वो कितना बढ़ा है? ठीक है, ऑप्शन हो गए 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 0.7 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जो अभी भारत सरकार ने जलवायु संकट की स्थिति पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है 1901 से लेके जारी की है, जिसके अनुसार 1901 से 2018 के दौरान जो देश का तापमान बढ़ा है, औसत तापमान बढ़ा है, वो 0.7 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। ठीक है, ये देश की जो ये जो रिपोर्ट इन्होंने जारी की है, ये देश की पहली नेशनल रिपोर्ट है इस तरह की, जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली नेशनल रिपोर्ट है, राष्ट्रीय रिपोर्ट है। ठीक है, इसे जो इस रिपोर्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वावधान में जारी किया गया है, और इसका जो मेन टाइटल है, जो मेन शीर्षक है वो क्या है? असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। मतलब क्या हुआ कि भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन। ओके, ये इसका शीर्षक है, इसका टाइटल है, मोटो है। ठीक है, इस रिपोर्ट का। ओके, और इस रिपोर्ट में तापमान बढ़ने का जो मेन कारण है, जो मेन रीजन है, वो किसको माना गया है? ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन होता है उसको इसमें मेन कारण माना गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन हो गए मिरोस्लाव लेज़्कक, मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, तिजानी मोहम्मद बांडे, वोल्कान बोजकिर। ओके, तो जो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष है वो अभी बनाया गया है किसको? वोल्कान बोजकिर को। ओके, जो वोल्कान बोजकिर है, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 75वां सत्र है, जो कि सितंबर 2020, ठीक है, 2020 से ये शुरू होने वाला है, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया है? वोल्कान बोजकिर को। ओके, बोजकिर को इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसको कितने देशों का समर्थन मिला है? 178, 178 देशों का इसको समर्थन मिला है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होगा कितने साल का होगा? वो 1 साल का होगा। ऑब्वियसली 1 साल के लिए अध्यक्ष बनते हैं, फिर जो नया सत्र आएगा उसमें दूसरे अध्यक्ष आएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इसमें कुछ है कि जो है ए में जो है मिरोस्लाव लेज़्कक, ठीक है, ये 72वें सत्र के अध्यक्ष थे। जो सेकंड वाले हैं ये 73वें सत्र के अध्यक्ष थे। और ये जो सी में है ये 74वें जो सत्र के अध्यक्ष थे। और ये जो वोल्कान बोझगिर है ये 75 के है ही, ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया इस बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ से हम जब इतना घूम लिए हैं तो अब संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर वहीं न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। और इसकी स्थापना वही 1945 में की गई थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा? ऑप्शन हो गए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। ओके, तो जो केंद्र सरकार अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने वाली है ये कहाँ से शुरू करेगी? ये शुरू होगा बिहार से। ओके, बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के गांव तेलिहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया जाएगा। इस अभियान में 6 राज्यों, ध्यान रखिएगा इसमें कितने राज्य होंगे? 6 स्टेट्स होंगे, 6 राज्य होंगे। कौन कौन से? इसमें होंगे यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और उड़ीसा, ठीक है, झारखंड और होगा बिहार, ठीक है, झारखंड और बिहार। ये 6 स्टेट्स होंगे, 6 राज्य होंगे। और इन 6 राज्यों के 116 जिलों के गांवों को 116 जिलों के गांवों को कॉमन सर्विस सेंटर CSC और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। और यह जो अभियान है ये 125 दिन के लिए चलेगा, ठीक है, 125 दिन तक ये अभियान चलेगा। और इस अभियान के लिए कितने का फंड इकट्ठा किया गया है? इस अभियान के लिए 50,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए बनाया गया है इस अभियान के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो गए 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून। ओके, तो हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ये मनाया जाता है 19 जून को, ठीक है। इस दिन को दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर बचे लोगों को सम्मानित करने और उन सभी या फिर ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने निडर होकर लड़ते हुए अपना पूरा जीवन बिता दिया, ठीक है। और इस दिवस की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 को की थी। मतलब 19 जून 2015 से हर साल ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गए आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब रहा पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा था उसका जवाब, ठीक है, उसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो का जो सवाल था वो ये था कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ओके, अब उत्तर प्रदेश में जो 57,000 ग्राम पंचायतें हैं तो उनमें 57,000 तो क्या हो गई भैया? ग्राम पंचायतें हो गई, ठीक है। उनमें 57,12,975 जो श्रमिक है उनको इस मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है, जो कि देश में नरेगा के तहत दिए गए कुल कार्य का कितना? 18% है। कुल कार्य का कितना प्रतिशत है? 18% है, ठीक है। अब मनरेगा के तहत हम यूपी पहुंच गए हैं भैया, उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी हम वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, वहाँ के जो राज्यपाल है, गवर्नर है, उनको भी हम यहाँ से जान लेते हैं। ओके, तो जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वो योगी आदित्यनाथ है और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आज का सवाल, ठीक।
ठीक है। तो आज का सवाल ये है कि किसने एमएसएमईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। ओके, ऑप्शन हो गए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर है वो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और जब भी आप आंसर लिखेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी आप वहाँ पे मेंशन करें। तो उससे क्या होगा कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट आप ही को होगा। आप जैसे उसके फैक्ट्स लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें याद होगी। तो अगर एग्ज़ाम में आपको तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका भी आंसर इसमें करेक्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं अगली वीडियो में भी बता दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लगे रहिए अपने सपनों को साकार करने के लिए। ठीक है, और निराश मत होइए, जहाँ पे भी है वहाँ से शुरुआत कीजिए, जो आपके पास है उससे शुरुआत कीजिए। बस जो मेन रीज़न है, मेन जो बात है वो ये है कि आप शुरुआत कीजिए, बैठे मत रहिए, आप टारगेट बनाइए। ठीक है, टारगेट बना के उसको अचीव करने में लग जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सपनों को साकार करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि डेली आप इस तरीके के करंट अफेयर्स आपको मिल सकें। ठीक है, और अगर आप इसके नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इसमें जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।